हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस IC02 का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का नाम है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। तो आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहता है या जिसे हम पॉलिसी बॉन्ड भी कहते हैं, उसमें क्या-क्या इंफॉर्मेशन रहती है। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें कि बताया गया है कि एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो वेरियस सेक्शंस हैं उनके बारे में। सबसे पहले रहेगा प्रीएम्बल, देन ऑपरेटिव क्लॉज, प्रोविजो, शेड्यूल, अटेस्टेशन और लास्ट में है कंडीशंस एंड प्रिविलेजेस। तो इन सभी के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीएम्बल की। देखिए, प्रीएम्बल होता है किसी भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो ओपनिंग पैराग्राफ रहेगा ना, या फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट जो रहेगा पॉलिसी डॉक्यूमेंट का, उसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। और प्रीएम्बल हमें जो मेन इंफॉर्मेशन देता है वो यहाँ पर बताई गई है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट कह रहा है इंश्योर्ड हैज पेड द प्रीमियम। इसका मतलब है कि जिसकी पॉलिसी कर दी गई है, जिसकी मतलब बीमा कर दिया गया है, उसने प्रीमियम भर दिया है। इंश्योर्ड हैज साइन द प्रपोजल फॉर्म, और इंश्योर्ड ने प्रपोजल फॉर्म पर साइन भी किया है। और तीसरा पार्ट कह रहा है इंश्योरर विल पे द लॉसेस और क्लेम्स मेड अंडर द पॉलिसी। और पॉलिसी के अंडर जो भी प्रॉमिस किया गया है उसके अनुसार जो भी लॉसेस या फिर क्लेम है, वो इंश्योरर जो है वो पे करेगा। तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि प्रियम्बल में रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेटिव क्लॉज की। द ऑपरेटिव क्लॉज इज कंटेन्ड इन द प्रियम्बल। तो देखिए, ये जो ऑपरेटिव क्लॉज है ये प्रियम्बल में आ जाता है। दिस क्लॉज डिटेल्स द म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड। और ये क्लॉज क्या कहता है? ये बताता है इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच की जो म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस है उसके बारे में। द पॉलिसी होल्डर हैज टू पे द प्रीमियम as they are stipulated in the policy. The insurer has to pay the benefits as promised one of the specified event occurs. तो देखिए, जैसे कि हमने अभी बात की कि इसमें जो ऑपरेटिव क्लॉज के अंडर क्या रहेगा, ये म्यूचुअल ऑब्लिगेशन तो है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड के बीच में। तो जिसमें पॉलिसी होल्डर ये प्रॉमिस करता है कि पॉलिसी के अंडर जो भी प्रीमियम निर्धारित किया गया है उसे वो पे करेगा। और इंश्योरर ये प्रॉमिस करता है कि जो भी इस पॉलिसी के अंडर बेनिफिट्स हैं वो वो पॉलिसी होल्डर को देगा। तो ये बेसिक रहेगा, किसका काम है? ऑपरेटिव क्लॉज का, और ये प्रियम्बल के अंडर ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोविजो की। द प्रियम्बल ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोविजो। अब देखिए, प्रोविजो जो है ये भी प्रियम्बल के अंडर ही आएगा। अब ये क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है द टर्म्स एंड कंडीशंस प्रिंटेड ऑन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, द एंडोर्समेंट प्लेस्ड ऑन इट। तो देखिए, जो प्रोविजो है ना, इसमें क्या है, जो भी पॉलिसी में टर्म्स कंडीशंस रहेंगी वो प्रिंट रहती हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। साथ ही साथ जो जो एंडोर्समेंट की जा सकती हैं उसकी भी जानकारी प्रोविजो में दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केड्यूल की। देखिए, पॉलिसी स्केड्यूल का मतलब है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉलिसी, तो वो आप इस पिक्चर से क्लियर कर सकते हैं। इसमें रहेगा पॉलिसी नंबर आ जाता है, फिर जो प्रपोजर है या फिर जो लाइफ इंश्योर्ड है उसका नाम और एड्रेस आ जाएगा। डेट ऑफ प्रपोजल यानी कि प्रपोजल किस तारीख को बनाया गया है। इंश्योर्ड व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ आएगी और एज आ जाएगी उसकी। डेट ऑफ कमेंसमेंट आ जाएगी, इसका मतलब है कि जो पॉलिसी है वो कब से शुरू हुई है या फिर उसमें जो रिस्क कवर है वो किस तारीख से शुरू हुआ है। प्लान और टर्म यानी कि कौन सा प्लान दिया गया है और कितने समय का, कितनी टर्म का है वो। सम अश्योर्ड, बीमा धन कितना है इस पॉलिसी के अंडर। मोड ऑफ पेमेंट एंड ड्यू डेट्स, यानी कि जो मोड ऑफ पेमेंट है कि वो जो प्रीमियम भरा जाएगा वो मंथली मोड है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या फिर ईयरली मोड है। और ड्यू डेट क्या रहेगी इसकी। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, जो प्रीमियम बना है कितना बना है, मींस जो प्रीमियम की इंस्टॉलमेंट जाएगी वो कितनी दी जाएगी हर बार। डेट ऑफ लास्ट पेमेंट ऑफ द प्रीमियम, जो पिछला प्रीमियम भरा गया है किस तारीख को भरा गया है। नॉमिनी का नाम होगा। डेट ऑफ मेच्योरिटी होगी। कंडीशंस एंड प्रिविलेजेस नॉट एप्लीकेबल।
एडिशनल और स्पेशल कंडीशंस। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है वो स्केड्यूल में आ जाती है। नेक्स्ट बात हम करेंगे अटेस्टेशन की। देखिए अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो अटेस्टेड है, अप्रूव्ड है। अब बात करते हैं कि उस पर किसके सिग्नेचर किसके होंगे। अटेस्टेशन इज द सिग्नेचर ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योरर। तो देखिए जो अटेस्टेशन है ये इंश्योरर के बिहाफ पर जो सिग्नेचर किए जाते हैं ना, उसे आप अटेस्टेशन कह सकते हैं। इट अपीयर्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ द पॉलिसी। If the insurer provide a supplementary contract for additional benefits provided through the riders, the supplementary contract will be attested separately. तो देखिए जो अटेस्टेशन है ना, उसके अंडर जो पहला पेज रहेगा ना, उसके बैक साइड पर ये सिग्नेचर रहेंगे इंश्योरर के बिहाफ पे। और अगर इंश्योरर कुछ और सप्लीमेंट्री एडिशनल बेनिफिट्स जैसे कि राइडर वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए एक सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट भी रहेगा जिसको कि सेपरेटली साइन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशंस और प्रिविलेजेस की। तो देखिए कंडीशंस जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं शर्तें, और प्रिविलेजेस मतलब जो सुविधाएं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको दी जा रही हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिसी कंडीशंस एंड प्रिविलेजेस। सबसे पहले है एक्सप्लेनेटरी कंडीशंस। दे क्लैरिफाई द कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी। तो देखिए नाम बता रहा है एक्सप्लेनेटरी कंडीशंस हो गई, जो कि पॉलिसी की कंडीशंस को आपको क्लियर करती हैं कि क्या कंडीशंस या क्या शर्तें हैं इस पॉलिसी में। रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, दीज लिमिट द स्कोप ऑफ अश्योरेंस। अब ये आ जाएंगी कि आपकी जो अश्योरेंस है या जो आपको बीमा मिला है उसकी लिमिट्स क्या क्या है, मीन्स रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होंगी आपकी। Privileges. These add to the benefits of the insurance and provide the privileges. अब देखिए privileges क्या होगी, जो उस पॉलिसी के अंडर आपको सुविधाएं मिल रही है ना, वो आ जाएंगे privileges. Supplementary benefits. These provide extended और supplementary benefits, मतलब आपको जो extra benefit उस पॉलिसी के अंदर मिल रहे हैं वो supplementary benefits आपको बताएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशंस विच एड टू द बेनिफिट्स ऑफ द इंश्योरेंस एंड प्रिविलेजेस। तो देखिए जो बेनिफिट्स आ जाएंगे इंश्योरेंस और प्रिविलेजेस के अंडर आपके, वो क्या है। अब देखिए यहाँ पर पॉलिसी कंडीशंस में बताया गया है कि इसमें आपको जो सुविधा मिलती है, सबसे पहले तो ग्रेस पीरियड, या जिसे डेज ऑफ ग्रेस भी कहा जाता है। अब देखिए ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है कि जब हम अपना प्रीमियम भरते हैं ना, तो जो ड्यू डेट रहती है उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी हमें कुछ समय देती है कि ड्यू डेट के बाद भी हम अपना प्रीमियम जो है वो जमा करवा सकते हैं, तो उसे डेज ऑफ ग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट है रिवाइवल ऑफ लैप्स्ड पॉलिसी। इसका मतलब है कि अगर हमारी पॉलिसी किसी कारणवश बंद हो गई है तो हम उसे रिवाइव करवा सकते हैं, यानी कि फिर से उसे चलवा सकते हैं, पुनर्जीवित करवा सकते हैं। नॉन फॉर फीचर रेगुलेशंस। अब मान लीजिए कि पॉलिसी हो गई है बंद, अब उस बंद पॉलिसी पर भी जो हमें बेनिफिट मिल सकते हैं उन्हें आप नॉन फॉर फीचर रेगुलेशंस कहते हैं। पेड अप प्रोविजंस, अब ये भी हमारी जो लैप्स्ड पॉलिसी है उसी पर बेनिफिट आता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सरेंडर वैल्यू, यानी कि अगर हम अपनी पॉलिसी को बंद करवाना चाहते हैं तो हमारी पॉलिसी में जो तब तक का बेनिफिट रहेगा वो सरेंडर वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको एक और फैसिलिटी दी जाती है जिसे लोन कहा जाता है, कि आप अपनी पॉलिसी पर अगर लोन लेना चाहते हैं तो वो भी लिया जा सकता है। और क्लेम कंसेशंस, यानी कि जब आप क्लेम लेते हैं तो क्या क्या इसमें फीचर्स रहेंगे। तो ये सारे जो है ना ये प्रिविलेजेस आ जाते हैं, या फिर पॉलिसी में जो आपके बेनिफिट्स दिए गए हैं आप वो कह सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल्ट्रेशन या फिर एंडोर्समेंट की। देखिए ऑल्ट्रेशन या फिर एंडोर्समेंट का मतलब है कि हम अगर अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं तो वो हमें इंश्योरेंस कंपनी अलाउ करती है कि वो चेंजेस हम करवा सकते हैं। पर ये जो चेंजेस हैं जो उन्हीं टर्म्स के होंगे जो कि कंपनी हमें अलाउ कर रही है, और इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। ऑल्ट्रेशन इन प्लान और टर्म, यानी कि अगर हम अपने प्लान में या पॉलिसी की टर्म में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं। रिडक्शन इन सम अश्योर्ड, सम अश्योर्ड को कम करवाना चाहते हैं। चेंज इन द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम, यानी कि जो प्रीमियम हम भर रहे हैं, यानी कि अगर हम मंथली करवा रहे हैं उसे आप क्वार्टरली या ईयरली मोड में चेंज करना चाहते हैं, या कोई भी आपस में चेंजेस करवाना चाहते हैं तो वो किया जा सकता है। ऑल्ट्रेशन इन नेम, नाम में अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई है या चेंजेस करवाना चाह रहे हैं। चेंज इन नॉमिनी, ये तो कॉमन सा प्रोसेस है, नॉमिनी आप चेंज करवा सकते हैं।
देन स्प्लिटिंग द पॉलिसी इनटू 2 और मोर पॉलिसीज, मतलब आप अपनी एक पॉलिसी को स्प्लिट करवा के तुड़वा के 2 या 2 से ज्यादा पॉलिसीज बनवाना चाहते हैं तो वो किया जा सकता है। ऑल्ट्रेशन फ्रॉम अ विदाउट प्रॉफिट प्लान टू अ विद प्रॉफिट प्लान और वाइस वर्सा। आप अपनी पॉलिसी को जो कि एक विदाउट प्रॉफिट प्लान था उसको चेंज करवा के विद प्रॉफिट प्लान में चेंज करवाना चाहते हैं या इससे ऑपोजिट करवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। ग्रांट ऑफ एक्सीडेंट बेनिफिट्स, जो एक्सीडेंटल बेनिफिट्स हैं उसकी ग्रांट्स चाहते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इन द इंस्टॉलमेंट्स, अगर आप अपना जो मेच्योरिटी मिलती है उसको सेटलमेंट करवाना चाहते हैं यानी कि आप इकट्ठा पैसा नहीं लेना चाहते हैं, सेटलमेंट करवा के लेना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ग्रांट ऑफ प्रीमियम वेवर बेनिफिट, प्रीमियम वेवर बेनिफिट आप चाहते हैं। correction in the policy is usually done soon after the commencement of the policy, और अगर मान लीजिए कि आप पॉलिसी बॉन्ड रिसीव करते हैं और उसमें कुछ मिस्टेक है, मान लीजिए आपके नाम में मिस्टेक है या फिर एड्रेस में मिस्टेक है या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो वो करेक्शंस भी इजीली करवाई जा सकती हैं, पर ये आप जनरली जैसे ही पॉलिसी आपको रिलीज होती है उसके बाद आप इसे करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल्ट्रेशंस विच इंक्रीज द रिस्क। अब देखिए कुछ ऑल्ट्रेशंस ऐसी रहती हैं जो कि रिस्क को बढ़ा देती हैं। अब वो क्या है? इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, इंक्रीजिंग टर्म, चेंज ऑफ इंश्योरेंस प्लान, दैट इज कन्वर्जन द टर्म इंश्योरेंस प्लान इनटू द होल लाइफ प्लान। मतलब ये कुछ ऐसी स्टेप्स हैं या पॉइंट्स हैं जिनसे जिनको अगर आप चेंजेस करवाते हैं तो रिस्क फैक्टर जो है वो पॉलिसी के अंदर बढ़ जाता है। और नेक्स्ट दिया गया है कि ऑल्ट्रेशंस आर जनरली नॉट अलाउड इफ दे इन्वॉल्व। अब देखिए कि कुछ ऐसी ऑल्ट्रेशन यहाँ पे बताई गई हैं, क्या है कि जिनको अलाउ नहीं किया जा सकता। चेंज टू द लॉन्गर टर्म, अगर आप टर्म को बढ़वाना चाहते हैं। एक्सटेंडिंग द प्रीमियम पेइंग पीरियड, प्रीमियम पेइंग पीरियड बढ़ाना चाहते हैं। चेंजिंग फ्रॉम वन प्लान ऑफ इंश्योरेंस टू द अनदर दैट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज्ड रिस्क, और एक प्लान से दूसरे प्लान में चेंज करना चाहते हैं जो कि रिस्क को इंक्रीज करता है, तो ये जो ऑल्ट्रेशंस है ये अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डुप्लीकेट पॉलिसीज की। देखिए कोई भी कारण हो सकता है कि मान लीजिए हमारी पॉलिसी जो है वो गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए या फिर किसी भी कारणवश या फिर कोई एक्सीडेंटली वो खराब हो जाती है, आग में जल गई है या कोई भी और कारण हो सकता है। तो मान लीजिए कि किसी भी दुर्घटनावश हमारी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें डुप्लीकेट पॉलिसीज भी इशू करती है। तो डुप्लीकेट पॉलिसी इशू करने के लिए हमें जो है पॉलिसी जो हमारे इंश्योरर रहते हैं उनके पास रिक्वेस्ट करनी पड़ती है डुप्लीकेट पॉलिसी के लिए। पर उसके लिए थोड़ी सी और फॉर्मेलिटीज जो है वो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। वो क्या है? सबसे पहले तो है बिफोर डुप्लीकेट पॉलिसी इज इशूड अ पॉलिसी होल्डर मे बी आस्क्ड टू एडवर्टाइज इन द लोकल न्यूज़पेपर or provide an indemnity bond signed by the policy holder as a surety। तो देखिए कि अगर हम डुप्लीकेट पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो पॉलिसी होल्डर है उसे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देनी पड़ेगी रिगार्डिंग पॉलिसी मिसप्लेस, या फिर एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा एज अ श्योरिटी। If the policy is stolen, the policyholder will have to file a FIR with the police and obtain the final investigation report from the police। और मान लीजिए कि अगर पॉलिसी बॉन्ड चोरी हो जाता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करवानी पड़ेगी और उसकी एक फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पुलिस से लेनी पड़ेगी और वो एप्लीकेशन के साथ इंश्योरर के पास हमें देनी पड़ेगी। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हमारे लिए डुप्लीकेट पॉलिसी इशू कर देती है जो कि पहले वाला जो हमारा पॉलिसी बॉन्ड था उसके जैसा ही सेम पॉलिसी बॉन्ड होगा। सारी टर्म्स और कंडीशंस उसमें वही रहती हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं आती हैं, बस हमें एक डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड जो है वो मिल जाता है। अब हम करेंगे इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है, in order for the policy bond to be enforced in the court of law, it must be signed and stamped as per which act। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है या पॉलिसी बॉन्ड है
वो जब मीन्स उस पर जो स्टैंप लगेगी ना या जो साइन लगेगी वो किस एक्ट के हिसाब से होगा। मीन्स क्योंकि देखिए जो पॉलिसी बॉन्ड रहता है या जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो पार्टीज के बीच में। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। और उस पर कौन मतलब जो साइन रहते हैं या स्टैंप होती है वो कौन से एक्ट के अंडर आती हैं। तो ऑप्शंस दी गई हैं, इंश्योरेंस एक्ट 1938, द स्टैम्प एक्ट 1899, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो देखिए जो स्टैम्प या फिर साइन रहेंगे ना पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे वो होंगे अकॉर्डिंग टू द स्टैम्प एक्ट 1899, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा आपका राइट आंसर। Which of the following are the conditions that are designed to eliminate certain risks? आपको बताना है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिन्हें डिजाइन किया जाता है ताकि कुछ जो रिस्क रहते हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके, खत्म किया जा सके। तो ऑप्शंस हैं एक्सप्लेनेटरी, एक्सटेंडेड, सप्लीमेंट्री या फिर रिस्ट्रिक्टिव। तो आपको उस कंडीशन का नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस रहेंगी सर्टेन रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द सिग्नेचर ऑन द बिहाफ ऑफ इंश्योरर कॉल्ड? आपको बताना है कि जो इंश्योरर के बिहाफ पर सिग्नेचर किए जाते हैं ना उसे क्या कहेंगे। प्रियम्बल, प्रोविजो, ऑपरेटिव क्लॉज या फिर अटेस्टेशन। तो देखिए आई थिंक इसका आंसर आप सभी को आता होगा, उसे कहेंगे आप अटेस्टेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द प्रियम्बल इंक्लूड्स द प्रोविजो एंड डैश। जो प्रियम्बल रहेगा ना उसमें क्या क्या आता है, एक तो प्रोविजो आ जाता है और दूसरा क्या आएगा इसमें से, ऑप्शंस चेक कीजिए। स्केड्यूल, अटेस्टेशन, ऑपरेटिव क्लॉज या फिर कंडीशंस। तो देखिए प्रियम्बल में प्रोविजो के साथ रहेगा ऑपरेटिव क्लॉज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच पार्ट ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेक्स द प्रपोजल एंड declarations signed by the policy holder part of the contract? आपको बताना है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट का वो कौन सा पार्ट रहेगा जहां पर प्रपोजल और जो डिक्लेरेशंस रहेंगे ना उस पे पॉलिसी होल्डर के साइन रहेंगे। तो कौन सा पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस है स्केड्यूल, कंडीशंस, ऑपरेटिव क्लॉज और प्रियम्बल। तो देखिए इसका राइट आंसर है प्रियम्बल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following changes would not increase the risk to the insurer? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा चेंज है जो कि इंश्योरर को होने वाले रिस्क मतलब इंश्योरर पर जो रिस्क का फैक्टर है वो बढ़ने नहीं देंगे। तो ऑप्शंस दी गई हैं, इंक्रीज इन द सम एश्योर्ड, इंक्रीज इन द पॉलिसी टर्म, चेंज इन द रेजिडेंस, चेंज फ्रॉम एंडोमेंट टू द एंटिसिपेटेड एंडोमेंट प्लान। तो देखिए अगर कोई अपना रेजिडेंस चेंज करवाता है तो उससे क्या होएगा, उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। अब अगर एड्रेस चेंज हो रहा है तो इससे पॉलिसी होल्डर पर कोई रिस्क तो नहीं ना बढ़ेगा, तो इंश्योरर पर भी जो रिस्क का लोड है वो नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट विल हैपन if the insured person loses the original लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट? अब देखिए अगर इंश्योर्ड व्यक्ति ने ओरिजिनल मतलब अपना असली जो इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट था वो गुम कर दिया है, उससे मिसप्लेस हो गया है, तो क्या होगा। तो देखिए अभी जैसे हमने बात की कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड इशू कर देती है और कोई भी चेंजेस उसके रिगार्डिंग नहीं किए जाते हैं। मीन्स वैसा ही सेम मिल जाएगा, बस उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। तो चेक कीजिए कौन सा राइट आंसर आ जाएगा इसमें। हाँ जी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है इंश्योरेंस कंपनी विल इशू अ डुप्लीकेट पॉलिसी विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन ए जो है ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब देखिए नीचे जो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शंस है the policy document has to be signed by the competent authority but need not to be compulsorily stamped according to the Indian Stamp Act। अब देखिए ये जो ऑप्शन है ये कह रही है
कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी ना, उसके साइन तो हो जाएंगे, पर जरूरी नहीं है कि स्टैंप की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडियन स्टैंप एक्ट ये कहता है। नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैज टू बी साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड शुड बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंप एक्ट। तो देखिए ये सही ऑप्शन लग रही है, क्योंकि साइन भी होने चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा और साथ ही साथ उस पर स्टैंप भी होनी चाहिए, यही इंडियन स्टैंप एक्ट कहता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। विच ऑफ द बिलो फॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट। आपको बताना है कि स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहता है ना, उसका जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो क्या होगा, उसमें मतलब कौन सा ऑप्शन जो दी गई है वो आएगी। ऑप्शंस है पॉलिसी स्केड्यूल, स्टैंडर्ड प्रोविजंस, स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस, क्लेम प्रोसीजर। तो देखिए जो पॉलिसी स्केड्यूल है ना, ये फर्स्ट पार्ट में आ जाता है, स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पार्ट में ये आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। इन अ स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट द स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन विल हैव इंफॉर्मेशन ऑन विच ऑफ द बिलो। देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहता है, अगर उसके हम स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन में जाएं तो जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन रहेगी स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन में। ऑप्शंस है डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ मेच्योरिटी, ड्यू डेट ऑफ लास्ट प्रीमियम, नेम ऑफ द नॉमिनी, rights and privileges and other conditions which are applicable under the contract, और लास्ट ऑप्शन कह रही है सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी एंड पॉलिसी स्टैम्प। अब देखिए जो ऑप्शन ए, बी और डी है ये सभी तो रहेंगे हमारे फर्स्ट पार्ट में, पर जो स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन है ना, यहाँ पर आ जाता है राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड अदर कंडीशंस, यानी कि जो पॉलिसी को लेकर हमारे अधिकार हैं, हमें सुविधाएं जो मिलेगी है ना, और बाकी जो कंडीशंस हैं वो स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन में आ जाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अ क्लॉज precluding death due to pregnancy for a lady who is expecting at the time of writing the contract will be included in which section of a standard policy document। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि एक महिला है और जब कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया या फिर जब उन्होंने अपने लिए पॉलिसी खरीदी उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी, और क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे उन्हें पॉलिसी दी गई है, तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है ना, तो उसके लिए एक स्पेशल क्लॉज दिया जाएगा, एक क्लॉज लगेगा और फिर उन्हें वो पॉलिसी जो है वो इशू की जाएगी, है ना। अब आपको बताना है कि ऐसा जो क्लॉज है वो जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं वो कौन से सेक्शन में आएगा। तो ऑप्शंस है पॉलिसी स्केड्यूल, जनरल प्रोविजंस, स्टैंडर्ड प्रोविजंस या फिर स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस। तो देखिए यहाँ पर जो केस है ये टिपिकल है, तो ये आ जाएगा स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस के अंडर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द इंश्योरेंस एक्ट 2015 मैंडेट्स। अब देखिए इंश्योरेंस एक्ट है 2015, क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट में अमेंडमेंट होती रहती है, तो ये अमेंडमेंट में ही है इंश्योरेंस एक्ट 2015। अब ये क्या मैंडेट करता है, क्या मैंडेटरी कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पॉलिसी होल्डर, डेट व्हेन द पॉलिसी वाज इफेक्टेड एंड रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रांसफर, मतलब पॉलिसी कब से इफेक्ट हुई है और अगर कुछ चेंजेस हुई हैं तो वो, असाइनमेंट और नॉमिनेशन ऑफ विच द इंश्योरर हैज नोटिस, और अगर कुछ असाइनमेंट या फिर नॉमिनेशन की गई है तो वो इंश्योरर को बताना है। तो देखिए ये जो सारी ही कंडीशंस है ना, ये मैंडेटरी हैं अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस एक्ट 2015, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, मींस ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड इन द पॉलिसी स्केड्यूल। आपको बताना है कि जो पॉलिसी स्केड्यूल वाला पोर्शन रहता है ना पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, उसमें कौन सी कंडीशन जो है या कौन सी इंफॉर्मेशन इनमें से नहीं मिलेगी। प्लान एंड टर्म, अब देखिए पॉलिसी स्केड्यूल में प्लान एंड टर्म मिलता है, सम एश्योर्ड की भी इंफॉर्मेशन रहती है, राइट्स और प्रिविलेजेस, और लास्ट ऑप्शन कह रही है पॉलिसी नंबर। तो पॉलिसी नंबर भी पॉलिसी के स्केड्यूल में ही रहता है, परंतु राइट्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं ये पॉलिसी स्केड्यूल में नहीं रहते हैं, क्योंकि ये आ जाते हैं स्टैंडर्ड प्रोविजन सेक्शन में, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस ऑफ पॉलिसी
कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब देखिए क्वेश्चन है कि जो स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस रहेंगे ना पॉलिसी में, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी। ऑप्शंस है प्लान एंड टर्म, क्लॉज, राइट्स एंड प्रिविलेजेस और पॉलिसी नंबर। तो देखिए जो स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन है ना, उसमें प्लान टर्म नहीं होगा, उसमें होगा क्लॉज, है ना। तो ऑप्शन बी जो है ये आ जाएगा आपका राइट आंसर। क्लॉज अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मींस, अब देखिए स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजन में क्लॉज था, अब क्लॉज का मतलब क्या होता है। तो क्लॉज का मतलब यहाँ पे ऑप्शंस दी गई हैं, रिस्क नॉट कवर्ड, रिस्क कवर्ड, सरेंडर एंड लोन फैसिलिटी। तो देखिए जो क्लॉज है ना, उसका मतलब है रिस्क नॉट कवर, ऐसे रिस्क जो कि इस पॉलिसी में कवर नहीं किए जाएंगे उसे कहा जाएगा क्लॉज। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब एंड में आप लोगों के लिए है बोनस क्वेश्चन, जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका राइट आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ पॉलिसी बॉन्ड। आपको बताना है कि पॉलिसी बॉन्ड में इनमें से कौन कौन सा पार्ट रहता है। पॉलिसी स्केड्यूल, स्टैंडर्ड प्रोविजंस, स्पेसिफिक प्रोविजंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी इसका राइट आंसर है वो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।